चैप्टर 2 मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट यानी कि उसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी, और फिगर्स मतलब नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में लिमिटेशन होते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम नाप रहे हैं उसका कुछ लीस्ट काउंट होगा, उससे नीचे नहीं जा पा रहे हम। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो टाइम हम मेजर करते हैं अपने घड़ी से, इसमें आपका सेकंड हैंड होता है। ये कहां तक मेजर कर सकता है? 1 सेकंड तक। 1 सेकंड तक। अब आप देखिए कि जब धावक दौड़ते हैं 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा में, तो उसमें बहुत 1/10 सेकंड इसमें भी डिफरेंस में गोल्ड या सिल्वर डिसाइड होता है। वो कैसे होगा? उसके लिए अलग से वॉच चाहिए आपको। मान लीजिए आपके पेंसिल आपके हाथ में हो, उसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं। एक एंड जो पेंसिल का है वो 0 पे रखिए मीटर स्केल के, और दूसरा आपका 12.3 और 12.4 के कहीं दरमियान आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है। लीस्ट काउंट जो मीटर स्केल की होती है वो 0.1 सेंटीमीटर, ये हम लोग ने सबने देखा है। इसका मतलब कि मार्किंग 12.3 और 12.4 के बीच में क्या है ये हम नहीं पता लगा सकते। तो मान लीजिए हमने लेंथ को एस्टिमेट किया कि भाई ये 12.38 आया। अब हम सर्टेन नहीं है या अनसर्टेन है कि भाई लास्ट डिजिट क्या है। यहां हम सर्टेन तो है कि 1, 2 और 3 तो ठीक है। ये जो 8 है इसको हमने अंदाजन बताया। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट किसी मेजरमेंट में होंगे तो हम सर्टेन हो जाते हैं कि भाई एडिशनल डिजिट अगर इसके साथ है वो अनसर्टेन है, क्योंकि उस नापने वाले इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। अगर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जिससे हम नाप सकते 12.38, आप बोलते 12.386, आप बोलते 12.3867, क्यों नहीं कर सकता? ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो तो हम कर सकते। तो नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन, मतलब ये 12.3 और 12.4 इसके बारे में तो सर्टेन हो गए, इसके 1, 2, 3 के बारे में हम सर्टेन हो गए, लेकिन साथ में एक एडिशनल डिजिट है जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं। हमने एक अंदाजा लगाया है। हम जानते हैं कि 12.3 और 12.4 के बीच में कहीं ये 12.4 के करीब जा रहा है, लेकिन 12.4 नहीं है। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। 12.38 इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थे जो अभी हमने बात की। इसमें 1 है, 2 है, एक दशमलव है, डॉट, डेसिमल वैल्यू, इसके बाद आती है 3 और 8। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके मेजरमेंट में, इसका मतलब यह है कि उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपके मेजरमेंट। जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया कि 12.38 टू 12.386, 12.3867 यहां तक पहुंचा दीजिए आप। जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मेजरमेंट में, जैसे मैंने कहा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। और जितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ये डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट जिससे आप नाप रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है, या लीस्ट काउंट मतलब उसके नीचे वो मेजर नहीं कर सकता। रेडियस अगर आप रॉड का लें वर्नियर कैलिपर से, हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर तो आपको 10⁻⁴ मीटर तक एक्यूरेसी देता है, तो आप 0.25 सेंटीमीटर कहें। इसी रॉड के लिए अगर आप एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करें, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, तो आपको ये और दे देगा, क्योंकि वो 10⁻⁵ मीटर तक जाता है, 0.254 तक दे देगा। पहले केस में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 और 5, लेकिन दूसरे केस में जैसे ही आपने गॉज का यूज किया 254, 3 आपके पास डिजिट आ गए, जो डॉट के बाद है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए आपको। तो आप क्या कह सकते हैं? आपको यहां मतलब एक लेमैन की तरह भी सोचिए, तो 0.25 और 0.254 में कौन सा ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट है या ज्यादा प्रिसाइज है? 0.24 टू 0.254 ये ज्यादा प्रिसाइज है। मैथमेटिक्स में सारे नंबर डेफिनेट फिगर्स होते हैं। जो सिग्निफिकेंस निकल के आता है वो तभी आता है कि जब नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब हमने उसे मेजर किया। क्या रूल्स है कि सिग्निफिकेंट फिगर में कितने नंबर है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके रूल्स क्या होंगे? पहली चीज तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी का मास अगर 125.63 ग्राम है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं आपके।
1 2 5 6 3, कितने हो गए? 5। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। यहां क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरे पे आते हैं। जितने भी जीरोज हैं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, राइट, जितने भी जीरो हैं, जैसे आप इस एग्जांपल को लीजिए 1 to 5.0000 मिल रहा है आप, लेकिन ये नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं इनके बीच में, उनके दरमियान है, तो यहां पर इस जीरो को गिनेंगे आप। 1 2 5 0 0 4, कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। यदि नंबर 1 से कम है तो जो जीरो होंगे दाएं हाथ पे, डेसिमल के दाएं हाथ पे, वो तो ठीक है, लेकिन जो नंबर होंगे बाएं हाथ पे, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसको समझाते हैं एग्जांपल से। फिर से समझिएगा कि अगर नंबर 1 से कम है तो जो जीरो होंगे आप दाएं हाथ, मतलब डेसिमल के दाएं, डेसिमल के इधर हम दायां कह रहे हैं, डेसिमल के इधर हम बायां कह रहे हैं, तो डेसिमल के दाएं हाथ पे जाएं। लेकिन जो लेफ्ट में है पहले नॉन जीरो डिजिट के, वो नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगे। समझिएगा इसको। 0.001507, इसमें ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां पर केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 5। ये जीरो क्यों आ गया? क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है। ये नंबर ये जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में, ये जीरो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेफ्ट में है। तो इसमें केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके। अगला रूल है, एक नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो जीरोस होंगे दाएं हाथ पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है 132 मीटर ठीक है, आप कहें मैं इसको सेंटीमीटर में जानना चाहता हूं तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13200 आ जाएगा। ये 13200 सेंटीमीटर हो गया। इसको मिलीमीटर में करते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ये मिलीमीटर में आ गया है। इन तीनों ही केस में केवल 1 3 और 2 यही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तीनों ही केस में, चाहे मीटर लें, सेंटीमीटर लें या मिलीमीटर लें, तीनों ही केस में केवल 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जीरो जो आपके आ रहे हैं वो डेसिमल पॉइंट, जो जीरो डेसिमल पॉइंट के आते हैं वो केवल पोजीशन बताते हैं। लेकिन अगर चेंज करें यूनिट्स, यदि नंबर 0 हो और नंबर 0 इंक्रीज हो रहे हो, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होते हैं यहां पर। जो ट्रेलिंग जीरो है, अगला मैं बता रहा हूं रूल, जो ट्रेलिंग जीरो है किसी भी नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपने कहा 7.9 मैंने गिना, फिर मैंने इसको और, मैं मान लीजिए मैंने वर्नियर कैलिपर से नापा तो 7.90 आया, फिर मैंने इसको गॉज से किया तो 7.900 आया, तो क्या ये 00 की वैल्यू नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ये जो 7 है, ये 9 है, ये 0 है, ये 0 है, ये सारे, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट है। और जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं दाएं हाथ पे, तो ट्रेलिंग जीरो यानी कि 7 9 के बाद जो 0 0 आ रहा है, इस दोनों में ये भी 4 और ये भी 4, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। और जैसे हमने पहले रूल में देखा, ये और 0 हम, ये 0 और ये 0 हम नहीं लेंगे। अब जो रूल्स देखे हैं उस हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट जानने की कोशिश करेंगे। 0.003, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि ये डेसिमल है और डेसिमल में जो भी 0 पहले आता है उसको तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 0 कोई भी नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं है। तो किसमें केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है 3। अगले में रखेंगे 0.1570 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्योंकि ये पॉइंट, ये 1 से कम नंबर है तो इसको तो लेंगे नहीं है ना, इसको छोड़ देंगे। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 है, 5 है, 7 है, ये तो है, लेकिन 0 ट्रेलिंग भी है,
ये जैसा आपने लास्ट रूल में डिस्कस किया, तो 1570 ये सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। 2.64 इंटू 10 की घात 24, 10 की घात 24 को छोड़ दीजिए, 2.64, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 2, 6 और 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 7.590, ये एग्जांपल हम पहले डिस्कशन में देख चुके हैं, तो 7 भी, 5 भी, 9 भी, 0, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। 6.032, 0 जो है वो डेसिमल के बाद है, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये 0 इंक्लूड होगा, यानी कि 6, 0, 3, 2, 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसमें अगर देखें आप, तो मैंने जैसे बताया 10 की -4, इसको भूल जाइए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। 3, 0, 1, 2, 0 को बिल्कुल मान्य रखा जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। इसका मतलब 3, 0, 1, 2, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास। सिग्निफिकेंट फिगर जब हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, कोई भी फिजिकल या फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट या एक मेजरमेंट नहीं होता, उसमें कई सारे मेजरमेंट होते हैं और हर एक मेजरमेंट की कुछ एक्यूरेसी होती है। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें नंबर लास्ट में आना है, क्योंकि लीस्ट काउंट से नीचे तो नहीं जा सकते आप। जैसे रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टर्स का अगर हम मीटर से, ओम मीटर से इसको मेजर करें और अलग अलग लीस्ट काउंट से करें, तो 5.64 ओम 5.67 ओम आ सकता है, 12.345 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे नापेंगे? इन सबको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने का तरीका 12.345 सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट वाला लिख दीजिए, फिर डेसिमल को रखिए बस यहां पर, और इसके आगे वाला नंबर यहां, 6, 7 यहां। ऐसी 0.7 के लिए पॉइंट यहां रखिए, 7 यहां रखिए। यहां कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 जोड़ दीजिए, यहां कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजिए, यहां भी कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे ये 5 आएगा, 4, 7, 11, एक कैरी, ये आपका आएगा 17, 7, एक कैरी, 5, 2, 3, 8, 18.715 ओम आ जाएगा। इस तरीके से आएगा। ये आपका मेजरमेंट हुआ। अब क्वेश्चन इसमें आता है, क्या ये सम कुछ ठीक है? क्योंकि ये तो हमने ऐसे मेजर किया है जिसमें हमारे पास केवल 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिगर है। इसका क्या? इसके पास तो ये वाली वैल्यू है नहीं, इसके पास कहां है? 6, 7 के बाद खत्म हो गया है। इसके पास तो 3, 4, 5 भी है ना। हमारे पास तीसरे डिजिट की जो डेसिमल के बाद आ रहा है उसकी तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। R3 की बारे में बात करें तो इसमें तो हमारे पास एक ही, हमारे पास ना सेकंड डिजिट की ना थर्ड डिजिट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसका मतलब जो प्रिसीशन है इस मेजरमेंट में, R3 जो हमने आपका ये वाला निकाला R3 की, वो कम है। बाकी दो रजिस्टर सबसे कम इसकी है, फिर इसकी है, सबसे बढ़िया इसकी है। तो जो सम आ रहा है 18.715 जो जोड़ के मैंने दिखाया, इसमें जो सेकंड और थर्ड डिजिट है ये आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और आंसर आप कैसे लिखेंगे? इसको आप हटा देंगे, क्योंकि आपका लीस्ट जो है उसी के हिसाब से लिखा जाएगा, वही आपका फाइनल होगा। ऐसा नहीं कि आप इसके हिसाब से लिखेंगे। अभी जोड़ा मैंने आपको बताया, 0, 0 जोड़ दीजिए, आपको लगा कि 18.715 सही आ रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है मामला, आप 18.7 तक ही लेंगे। तो कोई भी रिजल्ट जिसमें एक से ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो या अनसर्टेन डिजिट हो, उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ताकि आप करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक आए। उसके ऊपर नहीं जाना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट तक आप वहां पर पहुंचाएंगे। तो कुछ के लिए कुछ रूल समझ लीजिए। यदि सिग्निफिकेंट डिजिट 5 से कम है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा, जो बाएं हाथ का है, वो अनचेंज रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर 10.743 है, आप 10.7 तक लेना चाहते हैं, बस ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेना चाहते हैं, क्योंकि 7 के बाद 4 आ रहा है जो 4 5 से कम है, तो इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, इसको 10.7 ही लिख देंगे, क्योंकि 7 ये जो 4 है ये इस पे इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। लेकिन यदि इसी केस में हमारे पास एक एग्जांपल हो 10.68, हम इसको 10.6 करना चाहते हैं, केवल 3
सिग्निफिकेंट डिजिट रखना चाहते हैं और 6 के बाद आप 8 देख रहे हैं जो कि 5 से बड़ा है, ठीक, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो आप इस 8 के कारण इस 6 को 1 बढ़ा देंगे, यानी 10.68 की जगह 10.7 लिखेंगे। आप खुद ही देखिए 10.68 ज्यादा करीब है 10.7 के, ना कि 10.6 के, तो इसलिए 10.7 करेंगे। यदि आपका जो डिजिट है वो 5 है, तब भी एक, या तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब यहां पर देखिए 5 से कम हुआ, 5 से ज्यादा हुआ, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अगर 5 है तो हम क्या करेंगे कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम 1 से बढ़ा देंगे यदि वो ऑड हो, और यदि हम इवन हो तो हम अनचेंज रखेंगे। फिर से समझिएगा, 10.45 इसमें ये क्या है, इवन है कि ऑड है? ये इवन है। इवन होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 10.55 आया, इसके बाद ये 5 है, इस 5 के हिसाब से इसको चेंज करना है, इस 5 के हिसाब से ये चेंज होगा, इस 5 के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आपने 5 देखा और इस नंबर को देखा कि ये ऑड है, तो आप इस 5 को 6 कर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो सिग्निफिकेंट नंबर का, तो कुछ चीजें ध्यान देंगे इसमें। अगर सारे नंबर इंटीजर हैं तो जो सम आएगा वो नॉर्मल तरीके से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, राइट, कुछ डेसिमल डॉट वाली वैल्यू आ रही है, और कोई एक नंबर आ रहा है जिसमें कम सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास ये R3 है 0.7 ओम, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? केवल एक, 7। डेसिमल के बाद केवल 7 आ रहा है। टोटल कितना हुआ? 18.715। मैंने बताया कि जब इंटीजर ऐड हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे डेसिमल में आएंगे तो लीस्ट वाला जो था R3 आपने देखा था 0.7 सबसे कम था, बाकी सब इससे ऊपर थे, सबका प्रिसिशन इससे ज्यादा था। लीस्ट प्रिसिशन का लेंगे तो यहां पर आप केवल 18.7 ले लेंगे, 15 को छोड़ देंगे, और इस 7 को हमने 1 क्यों रखा, मतलब 7 को हमने 7 क्यों रखा, 1 था यहाँ पर, ये 5 से कम है इसलिए इसको 7 रख दी, 18.7। मान लीजिए ये 5 से ज्यादा होता है या 5 या 5 से ज्यादा होता, तो अभी जो रूल बताए हैं वही आप फॉलो करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, किसी भी मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट है उसको हम अनसर्टेन मानते हैं। मल्टीप्लिकेशन कोई भी नंबर का जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो भी इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब का नहीं होता, आपको आप अनसर्टेन नहीं है उसके बारे में। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें केवल एक ही इनसिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो यहां पर कुछ चीजें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे उसमें आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब आप कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल वैल्यू आने वाली है, उसमें एक वो वैल्यू आपको रिटेन करनी है एज मेनी सिग्निफिकेंट्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट के जितने डिजिट है वो आपको रिटेन करने। एग्जांपल से समझिए इसको। मान लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ आपने मल्टीप्लाई किया, किसी रेक्टेंगुलर प्लेट, ये लेंथ और ब्रेड्थ आपने मल्टीप्लाई किया। लेंथ है आपका 2.613, कितने हो गए? 4 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है। ब्रेड्थ आपने कहा 1.2 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.613 को 1.2 से, तो आपका करीब आएगा 3.1356। लेकिन 1.2 इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? इसका उत्तर, क्योंकि जो लीस्ट होगा उसको लेंगे, तो 3.1356 इसको आप केवल 3.1 लेंगे। और फिर से मैंने बताया कि क्योंकि 3.1 में 1 लिया, क्योंकि ये नंबर 5 से कम है, इसका ध्यान रखें। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मास किसी ऑब्जेक्ट का है 3.523, वॉल्यूम है 1.47। जो डेंसिटी आ रही है वो क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। 3.523 को 1.47 से डिवाइड करें। यहां पर है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या फिगर यहां पर 3 है, तो कम किसका है? 1.47, तो हम 3 ही लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर, हम डिवाइड करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो केवल ये 1 2 3 लेने हमें, और ये तीसरा जो है अनसर्टेन है, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे? यहाँ पर 9 है, 5 से बड़ा है तो इसको 3 करेंगे, 2 को 3 करके लिखेंगे, 2.43 लिखेंगे।
तो जो डेंसिटी है इसको हमने रिप्रेजेंट किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, लेकिन जो मेजरमेंट है वॉल्यूम का उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर से। एक और इसका रूल है कि जब दो नंबर इसको हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है और इसमें से आउट ऑफ देम जिसमें मेजरमेंट एक डेफिनेट नंबर है, तो जो इंटीजर और फ्रैक्शन आएंगे वो जो इस फिजिकल इक्वेशन में वो आपके इन जनरल डेफिनेट नंबर आएंगे। एक इक्वेशन आपके पास है v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, इसको आपने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at नाम से 2as नाम से देखा है पहले डिस्कशंस में। तो यहां पर जो कोएफिशिएंट 2 है वो 2 है, एग्जैक्टली 2 है, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, कांस्टेंट है। अब इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 को 2.0 लिख दें, 2 को 2.00 लिख दें, एक ही बात है। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्योंकि यहां कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, स्पेसिफिक वैल्यू है, तो वी विल नॉट कंसीडर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द डेफिनेट नंबर्स। हम यहां पर सिग्निफिकेंट जो डेफिनेट नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे। फिर से समझाता हूं आपको एक इलस्ट्रेशन लेके। जो डायमीटर है स्फीयर का 4.24 है, आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का करेक्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। अब आप जानते हैं कि सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है आपको 4 डेफिनेट नंबर है, पाई 22/7 थोड़ा सा इनडेफिनेट है, लेकिन 3.14 इसको लेते हैं अमूमन। लेकिन बात हमारी आ रही है डायमीटर की। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा, रेडियस को यहां रख दीजिए b/2, यानी कि 4.24 को 2 से डिवाइड करिए, स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन जब आप 56.478 ले रहे हैं, जब 50 जिसका उत्तर आएगा 56.478, इस इक्वेशन में 4 और 2 आपके डेफिनेट नंबर है। हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और जो मेजर है डी का, उसका 3 डी का मतलब इसके बारे में बात करें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3। तो आपको ये 3 जो है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि आर पे डिपेंडेंट है, 4 और पाई की यहां पर कोई सार्थकता नहीं है, खासतौर सार्थकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहे हैं, बाकी तो वैल्यू तो की तो सार्थकता है ही, इसी से तो सब कुछ आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 56.4 ही हमको लेना है, लेकिन 4 कैसे डिसाइड होगा कि 4 रहेगा या 5 होगा, ये 7 से डिसाइड होगा। अब देखिए 7 है, 5 से बड़ा है, तो इस 4 को 5 कर दीजिए, तो 3, क्योंकि ये 3 है, 4.24 में 1 2 3 है, उत्तर में भी आपके 3 ही आएंगे, 56.5 यानी 56.5 1 2 3 ही आने चाहिए। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी, बेसिक या डिराइव, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन में, साथ हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती है। अब अपनी सहूलियत के लिए जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको हम लेटर से लिखते हैं, क्योंकि हम नंबर नहीं समझ पाते हैं, हम लेटर आराम से समझ जाते हैं। हम क्या करेंगे, जो मास है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, कैपिटल M कर देते हैं इसको, लेंथ को हम करेंगे कैपिटल L से, और टाइम जहां आएगा उसको हम करेंगे t से, क्योंकि यहां पर हम करंट वगैरह की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को C लिख देता हूं, करंट को हम करेंगे एम्पियर से A। तो ये MLTA कैपिटल आपको ये हर जगह दिखाई देंगे अब से। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम डिनोट करेंगे K, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के K से, और बाकी MOL मोल, ये हम उसका मास, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो आपका ये हो गया, और CD आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, जो कि हमने पहले बात की थी कैंडेला से करते हैं, CD से। तो जहां जहां ये आएंगे उसको हम करेंगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम इस पे इन सब MLTK जो हमने अभी यहां पर अपने सहूलियत के लिए बनाया, उनके पावर्स पे बात करेंगे। तो जैसे ही इनकी कुछ पावर आने लगेंगी, इनमें से कुछ चीजें यूज होंगी, कुछ चीजें नहीं यूज होंगी, और उनकी कुछ पावर आने लगेंगी, तो ऐसा जो एक्सप्रेशन बनेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम कहेंगे कि वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन का मतलब है उसका पावर क्या है। जो पावर या एक्सपोनेंट है MLT का, वही डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब उसके डायमेंशन की बात हो रही है, उसके पावर की बात हो रही है।
तो डायमेंशनल पावर जो फॉर्मूला है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे हमने कहा MLT-1, उसकी पावर -1 कर देते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। ये आपका एक पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उस फिजिकल यूनिट का। एक एग्जांपल लेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हम बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। यानी अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो मैं कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में v लिख देता हूं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए। हमारा मेन मतलब ये है कि हमको इसकी डायमेंशन पता करनी है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां जाएंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन यहां लेंथ की आएगी, और टाइम मतलब समय, यहां डायमेंशन टाइम का आएगा। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ L हमने अभी भी इसके लिए L लिया, डायमेंशन ऑफ टाइम हमने T लिया। अब L की पावर 1, T की पावर 1, किसी की पावर अगर के हम जैसे x लिख रहे हैं तो इसकी पावर मतलब 1 ही तो है, तो L की पावर 1, T की पावर 1। चलिए L की पावर 1 तो ठीक हो गई, T की पावर 1 है, नीचे रखने से अच्छा जरा ऊपर ले जाया जाए। कभी भी पावर ऊपर नीचे की ऊपर आती है तो माइनस हो जाती है, तो ये तो L1 रहेगा, T की पावर ऊपर जैसी आई T की पावर -1 हो गई, तो ये L की पावर 1, T की पावर -1। अब इसको संपूर्ण करना है, पूरा करना है, M को क्यों छोड़े, हमको हर एक डायमेंशन को एक ही चीज से रिप्रेजेंट करना है। तो M तो था ही नहीं, किसी x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो M की पावर 0 का मतलब भी 1 होगा, तो M की पावर 0 रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। L की पावर 1 तो हम लिख ही सकते हैं, ये आया, और T की पावर -1, ये क्या बन गया आपका M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ये होगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहां मास का डायमेंशन है 0, लेंथ का डायमेंशन है 1, और टाइम का डायमेंशन है -1। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। इसका मतलब कांस्टेंट को तो हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मास का जरूर होता है और वेलोसिटी का भी होता है। इस k को हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब हम स्क्वायर ब्रैकेट से बताना चाहते हैं कि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। हाफ को जैसे मैंने कहा एक नंबर है, एक प्रिसाइज नंबर है, तो इसको हम डायमेंशनलेस कहेंगे। अब एक एक से शुरू करते हैं। मास, मास से कैसे आएगा, m, कैपिटल M लिख दीजिए। वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाली, क्या निकाली थी, m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो x की पावर 2 और उसकी पावर 2 क्या होता है 4, क्यों 2 इंटू 2 हो जाता है, यही यहां पर करेंगे। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू -1 -2, तो ये क्या बन गया, ये एक m बाहर था, इसको रहने दीजिए। एक m की पावर 0 पे आपने 2 इंटू 0 किया तो क्या आया, 0 आया, इसका मतलब किसी की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो इसको हम हटा देते हैं। L की पावर 2 ये यहां लिख देंगे, T की पावर -1, T की पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू -1 -2 आ गया, यानी कि m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना, और इसके डायमेंशंस हैं 1 मास के लिए, 2 लेंथ के लिए, और -2 टाइम के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस जो तरीका है जिससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम का फिजिक्स में, और खासतौर से फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, उसे हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का उपयोग क्या है, पहली चीज तो रिलेशन निकालना है यूनिट्स का। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, दो अलग अलग सिस्टम्स या सिस्टम जो यूनिट के सिस्टम है उसमें अगर आपको निकालना है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से बराबर हो। अगर ये नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आपके फॉर्मूला ठीक नहीं बन रहा है। तो अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पता करनी है किसी इक्वेशन की, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद अगर आपको इक्वेशन डिराइव करनी है, तो एक इक्वेशन डिराइव करनी है फिजिकल क्वांटिटी से किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, तब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। फिर पहली बात से शुरुआत करता हूं मैं आपके, जैसे अगर हमको रिलेशन निकालना है दो यूनिट्स का या दोनों यूनिट सिस्टम का किसी फिजिकल क्वांटिटी के ताल्लुक से, दो अलग अलग सिस्टम जो यूनिट को नापने के सिस्टम है, तो कैसे करेंगे। एग्जांपल के तहत समझिए, यूनिट जो वर्क की है वो MKS सिस्टम में जूल नापी जाती है, मीटर किलोग्राम सेकंड में इसको जूल के हिसाब से नापा जाता है। यही आप सेंटीमीटर वाले सिस्टम में ले जाएंगे
तो ये अर्ग के हर नाम से जाना जाता है ERG। अब आपको एक संबंध बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, या उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करना है जूल और अर्ग के बीच में। कैसे होगा? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। ये अभी अभी आपने देखा है ना, ये अभी अभी हमने निकाला। अब वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -2, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी का निकाल चुके हैं, हमको सीधा लिख सकते हैं। अब जब m के सिस्टम में m है तो मास kg में है। हम इसकी बात, जब एम के सिस्टम की बात करें, डायमेंशनल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एम के सिस्टम लिया। जैसे ये सेंटीमीटर में मतलब जैसे ही आप सीजीएस में आएंगे तो हमारा ये ग्राम हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड हो गया। आप जानते हैं 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 10 की घात 3 ग्राम। तो 10 की घात 3 लिख दीजिए इसके आगे और इसको ग्राम में कर दीजिए। लेंथ है मीटर में, इसको जरा सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये L बराबर हो जाएगा मीटर में L 10 की घात 2 के साथ सेंटीमीटर में। टाइम के बारे में बात करें, क्योंकि यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, अब हमको 10 लिखना है तो कैसे करेंगे? 10 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इस m, क्योंकि हमारे पास ये है, इस m की जगह, क्योंकि हम MKS को आप CGS में चेंज करना चाहते हैं, तो m की पावर 1, इसकी पावर 1, यानी इस पूरे की पावर 1 कर दीजिए आप। तो 10 की पावर 3 m की पावर 1। अब L स्क्वायर करना है तो इस पूरे की पावर 2 कर दीजिए, यानी 10 की पावर 2 L की पावर 2। अगर आपको t की पावर -2 करना था, इस पूरे की पावर -2 कर दीजिए। अब देखिए, क्योंकि पावर 1 है, 10 की पावर 3 रहेगा, m की पावर 1, ये 2 है तो 10 की पावर 2 इंटू 2 यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये L स्क्वायर तो रहेगा नहीं। 10 की पावर 0 -2 0 इंटू -2 0 ही होता है, तो ये वैसे भी हट जाएगा, t की पावर -2 आएगा। अब आप m l t को एक साथ ले लीजिए, जो कोएफिशिएंट बने उनको एक साथ ले लीजिए। 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, पावर जो है वो जुड़ते हैं, तो 3 और 4 जोड़ के 7 हो जाएंगे 10 की पावर 6। m के सिस्टम से आपने इसको अभी अभी CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, और जो कन्वर्जन वैल्यू आई है वो 10 की घात 7 आई। 10 की घात 7 और ये, तो MKS यूनिट ऑफ वर्क बराबर होता है 10 की घात 7 CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 जूल कितना हो जाएगा? ये जूल है ना, ये जूल है, ये अर्ग है, तो 1 जूल होता है 10 की घात 7 अर्ग। कितना आसान हो गया है। आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में एक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशनशिप बताई कि जब भी हम 1 जूल लेंगे और हम उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे अर्ग में, तो ये 10 की घात 7 की वैल्यू आपको यहां पर लानी पड़ेगी। हम वेरीफाई करना चाहते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी किसी इक्वेशन की जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो कोई भी इक्वेशन जो रिलेट कर रहा है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को, यदि डायमेंशन के टर्म दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है, किसी भी यूनिफॉर्म इस तरीके से लगता है, एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू mv²/r। m मास है, v वेलोसिटी है, r आपका रेडियस है। मास को मास में ले लेंगे, वेलोसिटी अभी हम निकाल चुके हैं, r को हम लेंथ ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मास हो गया m, ये हो गया आपका l, और ये t की पावर -2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आपका आ गया। अब आप देखिए कि जब हम इसको m फोर्स, तो ये हो गया। अब ये जो फोर्स है, ये वाली जो चीज है वो हमारी है mv²/r। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन, उसको हम कंसिस्टेंटली चेक करना चाह रहे हैं। m, ये l की पावर 1 जो है, इसको हम l की पावर 2/l लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो पावर घटते हैं, 2 - 1 हो जाएगा, तो l एक ही बात है। l को हम लिख सकते हैं l²/l, तो l को लिख सकते हैं l²/l, t को ऐसे रहने दीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, l² और t² को एक साथ कर दीजिए। ये बेसिकली m l की पावर 1 और t की पावर -2 ही तो आ रहा है, ये दोनों तो सेम ही है। हमने क्या किया, l को हमने l²/l लिख दिया क्योंकि वो l के बराबर ही।
लेकिन इससे हमें फायदा क्या हुआ है, ये मास हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई जिसका स्क्वायर है एल टी माइनस 1, ये वेलोसिटी होती है, इसका स्क्वायर एल की पावर स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और ये आपका हो गया आर यानी कि लेंथ एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब ये है कि यहां से चले ये निकाल लिया, इसका मतलब डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड का है राइट हैंड साइड इसके बराबर है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, जो फॉर्मूला था डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये जी इक्वेशन में कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे। एक तीसरा फायदा इसका डायमेंशन एनालिसिस का ये था कि हमको अगर इक्वेशन निकालनी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, किसके टर्म्स में, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में निकालना है तो कैसे करेंगे, हमको निकालना है एक्सप्रेशन पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का। जो पीरियोडिक टाइम है किसी सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है उसके लेंथ, पेंडुलम की लेंथ क्या है, ये पेंडुलम है इसकी लेंथ क्या है, मास क्या है इसका बॉब का, इस बॉब का मास क्या है, और इसमें ग्रेविटेशनल पुल क्या लग रहा है, तो इसका मास हो गया, ये लेंथ हो गई, और आपका ये जी हो गया। तो पीरियोडिक टाइम टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m टू द पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l टू द पावर b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g टू द पावर c। हमें नहीं पता a b c क्या है, हमने ये बता दिया कि भाई हम जानते हैं पीरियोडिक टाइम l पे डिपेंड करता है, l की पावर b कर दिया, मास पे डिपेंड करता है m की पावर a कर दिया, और g पे डिपेंड करता है तो g की पावर c कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि टाइम जो है वो पूरी तरह डिपेंड करता है m की पावर a इंटू l की पावर g की पावर c, ये इसको तीनों को मिला के लिख। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाते हैं इज इक्वल टू करते हैं तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, डायमेंशनलेस होता है तो इसके बारे में हम वरी नहीं करेंगे। हमारा a और b और c ये रियल नंबर है r। जब हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं तो जो दोनों साइड है वो आपके बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर माइनस 1, ये कहां से आया, ये आया टाइम से। टाइम क्या है, टाइम में केवल t की पावर 1 रहेगी तो m की पावर 0 रहेगी, l की पावर 0 रहेगी, क्योंकि m और l तो है नहीं, इसमें टाइम ही है, टाइम की पावर 10 टाइम की पावर 1। अब आप देखिएगा किस तरीके से हम ये a और b और c निकाल लेते हैं। हमने कहा कि ये m इसकी पावर a है, हमने कहा l की पावर b है, और ये जो तीसरा था उसकी पावर c है। तीसरा क्या था, आपकी ग्रेविटी थी, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है अभी हमने पिछले डिस्कशन में निकाला m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2। इसको a को 1 से गुणा कर दीजिए a आएगा, b को 1 से गुणा कर दीजिए b आएगा, तो c को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, c को 1 से करेंगे तो c आएगा, और c को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2c आएगा। पावर हमेशा जुड़ जाते हैं सेम अगर आपका बेस है तो m और m को लीजिए, a और 0 को जोड़िए m की पावर a, l और l को लीजिए, b और c को जोड़ दीजिए l की पावर b प्लस c। अब t यहां पर है नहीं कहीं भी, t की पावर माइनस 2c है तो 2c बस लिख दीजिए। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो ये इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है, तो 0 a के बराबर है तो a 0 आ गया, 0 b प्लस c 0 के बराबर है, और माइनस 2c आपका 1 के बराबर है, तो माइनस 2c इक्वल टू 1 यानी कि c कितना हो जाएगा माइनस हाफ। इसी माइनस हाफ को यहां रख दीजिए तो b कितना आ जाएगा हाफ, a b c आपको तीनों मिल गया। और अब इसको हम लिख सकते हैं टाइम इज प्रोपोर्शनल टू k, कांस्टेंट हमने लिया था, m की पावर 0 आई, l की पावर हाफ आई, g की पावर माइनस हाफ आई। तो हम कैसे लिख सकते हैं, k m को हटा दीजिए, ये किसी की पावर 0 1 होती है, l को हाफ है यानी कि रूट l है, g की पावर माइनस हाफ है यानी कि अंडर रूट g डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये दोनों को एक बार अंडर रूट कर दीजिए, ये हटा दीजिए, अंडर रूट l बाय g। इसको हम आराम से एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू 2 पाई आती है, ये लोगों ने कर रखा है, 2 पाई आ जाएगी। आप देखिए आपने अभी फॉर्मूला निकाल लिया पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का, कितना आसान हो गया। एक डायमेंशन एनालिसिस से आपने प्रॉपर फॉर्मूला निकाल लिया। लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, अब इसकी लिमिटेशन भी है। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में जिसमें MLT होता है तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनती है, जैसे अभी आपने देखा A B C के 3 इक्वेशन बनी। जब हम इक्वेट करते हैं MLT के, तो अगर कोई भी चीज 3 से ज्यादा हो तो आप उसका रिलेशन
या बाकी चीजें जो जो हमने बात की वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास MLT ही आ रहा है। जो इंफॉर्मेशन है डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वो हम नहीं निकाल सकते। अभी भी आपने देखा कि जब हमने टाइम निकाला तो हमारे पास इज इक्वल टू के अंडर रूट एल जी, हम इसके लिए बड़े कॉन्फिडेंट थे, इसके लिए हमने बड़े कॉन्फिडेंटली अंडर रूट एल बाई जी निकाला। इस के बारे में हम बिल्कुल श्योर नहीं थे, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। तो ये के कहां से आएगा, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस से हम इस के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते। डायमेंशन एनालिसिस हम कहां यूज नहीं कर सकते, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन है, वहां पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन होते हैं इसमें डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे अगर साइन ओमेगा टी लीजिए, ई की पावर माइनस के एक्स लीजिए, ये फंक्शन है ओमेगा टी का, ये फंक्शन है माइनस के एक्स का या के एक्स का ले लीजिए, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ई का क्या बोलेंगे, साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वहां इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन लेस, अगर कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनैलिटी का आ रहा है वो डायमेंशनलेस ना हो तब इस मेथड का उपयोग कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, एफ है आपका जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसमें g प्रॉपर एक यूनिट है, ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसका एक डायमेंशन है n न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। इसको आप डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे। यदि वेलोसिटी लाइट की, इसको हम यूनिट ऑफ वेलोसिटी और ईयर के हिसाब से ले, अगर हम यूनिट ऑफ टाइम ले तो आपको यूनिट डिस्टेंस का निकालना है। वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे ये हमारे पास रिलेशनशिप है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट ले लीजिए, टाइम की यूनिट ले लीजिए। यूनिट वेलोसिटी की, क्योंकि यहां पर 3 × 10⁸ दिया है, ये मीटर पर सेकंड को ms-1 कर देंगे। यूनिट ऑफ टाइम एक ईयर कहा गया है, एक ईयर को हम, क्योंकि ये सेकंड में है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक साल में 365 1/4 डे होता है, यानी 365.25 डेज होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। हमारा मकसद इसके वैल्यू से नहीं है, हमारा मकसद ये है ms-1, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये है सेकंड। हमने केवल डायमेंशन वो उसके यूनिट लिए हैं, बाकी ये मल्टीप्लाई करके ये तो खैर आ जाएगा। अब देखिएगा कि मैं जब इसको इस तरीके से लिखूंगा, s कैंसिल हो जाएगा, केवल मीटर आएगा। इसका मतलब सीधा है कि जो यूनिट है डिस्टेंस की, इसको हम लाइट ईयर कहते हैं, और ये मीटर में आएगा। एक नया सिस्टम जिसमें यूनिट लेंथ की, मास की और टाइम की, जिसको इस तरीके से चूज किया गया कि लेंथ को आप 10 सेंटीमीटर कहेंगे, मास को आप 10 ग्राम कहेंगे, और टाइम को आप 0.1 सेकंड कहेंगे। इस नए यूनिट के तत्वाधान में, या नए यूनिट जो फोर्स है न्यूटन में, वो किस तरीके से होगा, आपने ये सब चीजें नहीं ला दी है। व्हाट विल बी द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन में ही बताना है फोर्स की यूनिट इस नए सिस्टम में। तो पहले फोर्स को लिखते हैं। फोर्स हम जानते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं, m⁻1 l⁻1 t⁻²। अब m की जगह आप 10 सेंटीमीटर लिखिए, यानी m की ये मास ग्राम है, 10 ग्राम लिख दीजिए, 10 ग्राम की पावर 1। आपके पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 1, हमने केवल l की जगह 10 सेंटीमीटर लिख दिया। टाइम क्या 0.1 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस केजी को, क्योंकि आपको लेना है ये न्यूटन में, और न्यूटन में करना है तो एम के सिस्टम में लाना पड़ेगा। इस ग्राम को आप चेंज करिए पहले आप केजी में। तो ग्राम का केजी क्या होता है, एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो जैसे ही आप इसको 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 10⁻² आएगा ये। इसी तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड करिए इसको 100 से, 1/10 यानी कि 10⁻⁻1। 0.1 सेकंड आया है आपका, इसकी पावर -2 है, राइट। और 0.1 सेकंड को आप जब, क्योंकि इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप s की पावर -2 करिए, और यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी 0.17, इसका स्क्वायर -2 में कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब जब इस सबको जोड़ेंगे, केजी, मीटर
और सेकेंड स्क्वायर, इसको तो अलग कर दीजिए, केजी की पावर kg1 हो गया, मास की पावर 1 मास हो गया, एस की पावर -2 ये हो गया। और आप 10 की घात -2 -1 और 2 -2 प्लस -1 प्लस 2 कर दीजिए, ये -3 प्लस 2 आएगा यानी कि -1। 10 की घात -1 यानी 1/10 यानी 0.1 न्यूटन, क्योंकि ये तो न्यूटन के बराबर है। इस तरीके से आएगा। जब एक मेटालिक रॉड जिससे हीट आ रही है, इसमें एक थर्मल स्टेडी स्टेट है, और जो हीट पास हो रही है किसी टी टाइम में, उसको हम बता रहे हैं Q = K × A T1 - T2 × स्मॉल t by L। इसमें एक एक चीज को देखते हैं। K जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की है जो रॉड के बारे में बात हो रही है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। T1 और T2 आपका टेम्परेचर है, हॉट गर्म और ठंडे एंड का। और जो T है वो टाइम है, कैपिटल L आपको लेंथ दिख रहा है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो हमको K का निकालना है, तो K को यहां रखिए, बाकी सबको एक साइड पे ले जाइए, तो L ऊपर आ जाएगा, बाकी ये सब चीजें नीचे आ जाएगी, तो Q × L बाई ये। अब हम जानते हैं एक एक को लेंगे। हीट Q एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क, तो m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2 ये हम ऑलरेडी निकाल चुके। लेंथ होता है L की पावर 1। एरिया है क्योंकि मीटर स्क्वायर में आता है या फिर स्क्वायर यूनिट में आता है डिस्टेंस की, तो L स्क्वायर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन को आप माइनस करें 10 केल्विन से, तो क्या आएगा? 10 केल्विन तो आएगा, तो केल्विन ही रहेगा, तो इसका मतलब K की पावर 1। टाइम है आपका T की पावर 1। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे, मास तो एक ही रहेगा, L² और ये एक L1, तो ये इन दोनों को जोड़िए, 2 + 1 3, नीचे 2 है, माइनस कर दीजिए, आपका 3 माइनस, ऊपर 3 आया, नीचे 2 है, 3 - 2 1 आएगा। तो L की पावर क्या होगी? LL हटा देता हूं, 1। T को देखते हैं, T की पावर -2 और T की पावर -1, तो T की पावर -2 ऊपर है, T की पावर 1 नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो T की पावर -2 × T की पावर -1, -2 -1 जुड़ जाएगा, -3 आएगा, T की पावर -3। ऐसे K पे आइए, K और भी नहीं है, केवल एक K की पावर 1 नीचे है। जब ये ऊपर आएगा K की पावर -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -3, K की पावर -1। कितने आसानी से आपने इस कोएफिशिएंट की डायमेंशन निकाल ली, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इन फिजिकल क्वांटिटी का। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। अब ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। Q = IT, जो आप पोटेंशियल डिफरेंस आप बताना चाह रहे हैं उसमें कुछ वर्क वगैरह भी आएगा, VIT। Q है CV के बराबर, V = IR। इसमें I जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है, T आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और W वर्क डन, एनर्जी है। तो Q = IT, I सीधा एम्पियर लिखिए, टाइम T लिखिए, बाकी दोनों को 0 कर दीजिए। m की पावर 0, L की पावर 0, A की पावर 1, क्योंकि एम्पियर है, एक ही है, टाइम भी एक ही है, T की पावर 1। तो A की पावर 1, T की पावर 1, इसको सीधा m0 L0 A की पावर 1 T की पावर 1 ऐसे लिख देंगे। ये डायमेंशन इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद हम आते हैं अगले वाले पे, W = VIT। तो V कैसे निकालेंगे? W/IT। इसको नीचे ले आइए। अभी आपने IT देखा, उसको यहां रख दीजिए। V वर्क, ये हमने एनर्जी का निकाला था, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। m ऐसे रख दीजिए, m कहीं भी नहीं है, यहां रख दीजिए। L² भी कहीं नहीं है, तो L² रख दीजिए। T की पावर -2, T की, और नीचे T की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, -2 और -1 जुड़ के -3 हो जाएगा। A नीचे है, A की पावर 1 है, ऊपर आएगा, A की पावर -1 बन जाएगा। अब Q = CV, यानी कि आपको अगर C का निकालना है तो Q/V। Q आपने IT देखा, V की जगह W/IT रखिए। इसमें केवल, अब अगर आप देखें तो IT ऊपर चला जाएगा, IT मल्टीप्लाई करके I² T² बन जाएगा। I का है A², T का है T², वर्क की जगह ML² T - 2 करिए, इनको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा। V = IR है, R निकालना है, V/I हो जाएगा। V की जगह आप W/IT देखिए, I नीचे आएगा और IT नीचे जाएगा, तो I² हो जाएगा, T बनेगा। R निकालना है, वर्क की जगह आप ये एनर्जी का रखिए, ये एम्पियर है, A², ये T है, T की पावर 1। इसको M रख दीजिए, L² नहीं है तो L² आ जाएगा,
ए स्क्वायर ए की पावर 2 है नीचे, तो ऊपर की जगह टी की पावर -2 बन जाएगा। ये 1 ऊपर जाएगा, -1, तो टी की पावर -3, ये आपका आर्क आ जाएगा। वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, इनको बेस क्वांटिटी लेना है और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मास का। क्योंकि हमारे पास जो सिंबल है फोर्स, एफ फोर्स के लिए, टी टाइम के लिए, वी वेलोसिटी के लिए। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लॉ है न्यूटन साहब का। वेलोसिटी की जगह, एक्सेलरेशन की जगह आप वेलोसिटी बाय टाइम लिख दीजिए, वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर आपको मास निकालना हो तो क्या करेंगे, टाइम को ऊपर ले जाइए, टाइम वेलोसिटी के नीचे, फोर्स इंटू टाइम बाय वेलोसिटी। फोर्स की पावर 1 है, टी की पावर 1 है और वी की पावर 1 है। टी की पावर 1 रखिए, वी की पावर 1 को ऊपर जाएंगे तो वी की पावर -1। क्योंकि इन्होंने कहा है इनको वेलोसिटी, टाइम और फोर्स बेस क्वांटिटी चाहिए, तो टाइम, वेलोसिटी, फोर्स के हिसाब से ये बनेगा। बाकी फोर्स की जगह मतलब वो चीज मत रख दीजिएगा, वेलोसिटी की जगह वो मत चीज रख दीजिएगा जो अभी तक हम पढ़ते आए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में निकालें। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एक करंट कैरिंग वायर में, वो डिपेंड करती है आई पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे जिसमें करंट पास हो रहा है। इन फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मूला निकालना है हीट एनर्जी का। किसका निकालना है? हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल है, इन्होंने सवाल में दिया हुआ है, हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल है करंट, इसकी पावर आई ए कर देते हैं, आर रेजिस्टेंस की पावर बी कर देते हैं, टी टाइम दिया हुआ है, टी की पावर सी कर देते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, के लगाएंगे यहां पर, प्रोपोर्शनलिटी का हमारा कांस्टेंट होता है आई की पावर ए, आर की पावर बी, टी की पावर सी। ए और बी सी इसमें ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हाफ भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है। कि अगर मैंने पहले आर को कुछ और कहा हो तो इसको आप समझ लीजिए कि रियल नंबर होते हैं। के जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है आपको। आप हीट जानते हैं, एनर्जी, एनर्जी है, एनर्जी आप m की पावर 1 एल स्क्वायर टी की पावर -2 कई बार निकाल चुके हैं पहले। अब क्या काम करेंगे? अब एक काम करेंगे, आई होता है एम्पियर, ए की पावर ए। रेजिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं अभी पिछले सवाल में, तो ये पूरा रख देंगे और पावर बी कर देंगे। टाइम तो टी है, टी की पावर सी कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये ए की पावर ए हो गया, यहां पर आपके पास ए की पावर -2 इंटू बी है, तो ये ए -2 भी हो जाएगा ए की पावर में। एम को देखिए, एम और कहीं नहीं है, तो एम की पावर 1 इंटू बी इज एम की पावर बी। एल स्क्वायर भी कहीं नहीं है, तो 2 बी, एल की पावर 2 बी। टी देखिए, टी की पावर -3 बी और यहां पर सी भी है, तो सी -3 बी। ठीक है, तीनों सबकी आ गई। अब a -2b इक्वल टू, यहां a की पावर 0 है नहीं ना, a यहां पर नहीं है, तो a -2b आप 0 के बराबर रखेंगे। m की पावर b और m की पावर 1, या तो b मतलब 1 हो गया। l की पावर 2b और l की पावर 2, यानी कि 2 और 2b बराबर हो गए। यहां पर t की पावर -2 है, यहां t की पावर c -3b है, तो c -3b को -2 के बराबर कर दीजिए, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी चारों। इसमें ए बी सी को सॉल्व करिए, ए 2 आएगा, सी 1 आएगा। इसको आप पुराने जो अभी आपने लिया उसमें रख दीजिए, h इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। एक्सपेरिमेंटली अगर इसको जांचेंगे तो के आपका 1 आता है, आपका हीट हो गया इस ताल्लुक से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आई स्क्वायर आर इंटू टी। हमने डायमेंशन के बारे में बात की, और ये सवाल आपके यहां पर 11वीं के एग्जाम में, प्लस अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इसका बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा उपयोग है, और ये जरूर आते हैं। आगे भी डिस्कशन करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी लेंगे और समराइज करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।